और आइए विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी पर राजनीति तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर सवाल उठा दिए। बीजेपी दूसरी पार्टियों को सता रही है, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी के बाद राजनीति गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी जो है वो दूसरी पार्टियों को सता रही है, दूसरी पार्टियों को परेशान करने का काम बीजेपी कर रही है। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। हम अपने स्तर पर जांच करवाएंगे, दोषी पाए जाने पर अपने नेता पर हम कार्रवाई भी करेंगे। जाली नोट के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी हुई है और उसी को लेकर यह मामला अब सियासी तौर पर गरमा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि न सिर्फ जाली नोटों की खेप बल्कि अवैध हथियार भी यहां पर बरामद हुए हैं। कुशीनगर में यह बरामदगी हुई है। जाली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और इसमें समाजवादी पार्टी का नेता जिसका नाम सामने आया है, लेकिन अब इस पर सियासत तेज है। कुशीनगर में आपकी पार्टी के 2 बड़े पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी जाली नोट हथियार के मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। देखिए, एडवांस में कोई किसी को नहीं चिन्हित कर सकता कि कौन क्या कर रहा है। इस केस के तथ्यों से हमारी जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि जिस पे आरोप लगाए वो अपनी सफाई देगा और कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। जब पुलिस जाति धर्म दल देख के कार्रवाई करती है तो हम लोग सवाल उठाते हैं और जब भी ऐसी परिस्थितियां होंगी तो सवाल उठाए जाएंगे। जो मुलजिम हैं अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पास सट जाएं, महाराज जी के पैर छू लें तो माफ़ हो जाएं, और अगर वो ऐसा नहीं है उनकी जात धर्म के देख से किसी दल से उन्हें जोड़ दिया जाए। ऐसे मामलों में हमारा विरोध है और रहेगा। पुलिस कानून सम्मत कार्रवाई करे, जो जिस पे आरोप लगा है वो अपना पक्ष रखेगा और जो वैधानिक कार्रवाई होगी वो होनी चाहिए। तो पार्टी भी कोई एक्शन लेगी? पार्टी के पास जब तथ्य आएंगे तो निश्चित तौर पे पार्टी का कोई कानूनन जिम्मेदारी अधिकार तो नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी हुई है और उस पर एक तरफ समाजवादी पार्टी जो सीधे सीधे बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी सवाल पूछ रही है, क्या समाजवादी पार्टी अपराध की पाठशाला बन गई है? ये प्रश्न जो बीजेपी की तरफ से सामने रखा जा रहा है और इस सवाल के जरिए बीजेपी समाजवादी पार्टी की घेराबंदी कर रही है। देखिए, कुशीनगर में जाली नोटों का कारोबार करने वाला एक गिरोह पकड़ा गया है। 10 लोग गिरफ्तार हुए, पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब उस गिरोह में समाजवादी पार्टी का लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय महासचिव गिरफ्तार हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि उत्तर प्रदेश में जितने दुष्कर्म हो रहे हैं या आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, वो सब में समाजवादी पार्टी का नेता। क्या समाजवादी पार्टी अपराध की पाठशाला बन गई है? और जब उन पे कार्रवाई होने लगती है तो अखिलेश यादव जी को दर्द होने लगता है और रोने चिल्लाने लगते हैं। अखिलेश यादव जी, आपको चाहिए कि अपनी अपराध की पाठशाला तो बंद कर दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो इस समय पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार है। तो क्या समाजवादी पार्टी जो अपराध है उसकी पाठशाला बन गई है? ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी वीरेश पांडे इस समय मौजूद है। जरा जानते हैं वीरेश पांडे से, क्या इस समय घिरी हुई नजर आ रही है समाजवादी पार्टी? वीरेश, देखिए, समाजवादी पार्टी ने स्टैंड ले लिया और कहा है कि जाति और धर्म के नाम पर हमारी पार्टी के लोगों को सताया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, कानून सम्मत काम होना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड है। अगर वो दोषी पाए जाएंगे, यानी हमारे जो नेता हैं लोकल स्तर पर दोषी पाए जाएंगे, उसकी रिपोर्ट आएगी अखिलेश यादव के पास, तो पार्टी अपना काम करेगी। कानून उसके पास नहीं है, कोई ऐसा कानून सम्मत अधिकार नहीं है। लेकिन जो पार्टी वीरेश, मैं आपके पास लौटूंगी। इस समय एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को बड़ा झटका लगा है। जमीन घोटाले में सिद्धरामैया पर केस चलेगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को बड़ा झटका लगा है। जमीन घोटाले में सिद्धरामैया पर केस चलेगा। मूडा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें सवालों के घेरे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जिसको लेकर कर्नाटक की सियासत जोरदार तरीके से गरमाई हुई। हालांकि सिद्धरामैया की तरफ से पहले ही कह दिया गया था जब उन पर यह आरोप लगे थे कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, और अब जो आस एक सिद्धरामैया की तरफ से लगाई गई थी अदालत से, उस मामले में बड़ा झटका लगा है सिद्धरामैया को। हाईकोर्ट से सिद्धरामैया को राहत नहीं मिली है। जमीन घोटाले मामले में सिद्धरामैया पर केस चलेगा,
ये तस्वीर साफ हो गई है। जमीन घोटाले में सिद्धारमैया पर केस चलेगा। हाईकोर्ट से सिद्धारमैया को राहत नहीं मिली है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि मुडा से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मामला, जिसमें अदालत का दरवाजा सिद्धारमैया कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से खटखटाया गया था। दबाव उन पर जोरदार था कि वो इस्तीफा दे दें। हालांकि वो इस्तीफा नहीं देंगे, इस बात को लेकर वो अड़ गए थे और अब हाईकोर्ट से जिस तरीके की राहत की वो उम्मीद कर रहे थे वो मिली नहीं, बल्कि उल्टा झटका सिद्धारमैया को लगा है हाईकोर्ट से। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस समय मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष से इस खबर का कर्नाटक की सियासत पर असर क्या होगा। आशीष, देखिए, अभी तो सिद्धारमैया को झटका लगा है। जाहिर तौर पर गवर्नर का जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का मामला था उसको हाईकोर्ट ने, जो सिद्धारमैया हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो गवर्नर ने दिया है वो जारी रहेगा। तो जाहिर तौर पे अब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री कर्नाटक के खिलाफ केस चलेगा, मामला चलेगा इस मुडा स्कैम में। गौरतलब है कि मुडा स्कैम में एलिगेशन है कि कर्नाटक चीफ मिनिस्टर की पत्नी के नाम पर जमीन आवंटन हुआ। जमीन आवंटन में अनियमितता बरती गई। ये जो मुडा है मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा पुराना मामला है, लेकिन एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने गवर्नर थावरचंद गहलोत को इस बाबत शिकायत के बाद थावरचंद गहलोत गवर्नर कर्नाटक ने सिद्धारमैया के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किया, उनके खिलाफ कार्रवाई चलाने की इजाज़त दी। उसके खिलाफ सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हाईकोर्ट पहुंचे थे और हाईकोर्ट ने अब कहा है कि नहीं, प्रोसिक्यूशन जो अप्रूवल है गवर्नर हाउस की तरफ से वो सही है और उनके ऊपर कार्रवाई चलाई जाए। और ऐसे में महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ये मामला जब सामने आया था उस वक्त जिस तरीके का इस्तीफे का दबाव सिद्धारमैया पर बना था, जिसको लेकर सिद्धारमैया डट गए थे कि वो इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगे, अब क्या एक बार फिर से वही इस्तीफे की मांग वाली जो मांग है वो जोर पकड़ सकती है। आशीष, देखिए, हमने रोमाना बार बार इस बाबत खबर दिखाई थी कि जब से यह मामला सामने आया, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जब से गवर्नर हाउस की तरफ से दिया गया, तब से कांग्रेस के अंदर, कर्नाटक कांग्रेस के अंदर बार आवाज़ उठती रही इस्तीफे को लेकर, सीएम की कुर्सी को लेकर। चाहे वो डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको माना जाता है एक दूसरा खेमा सिद्धारमैया के खिलाफ का खेमा, उनके समर्थकों की तरफ से, सिद्धारमैया के समर्थकों की तरफ से, उनके विधायकों की तरफ से, उनके मंत्रियों की तरफ से ये कहा गया कुर्सी खाली नहीं है तो कोई सवाल ही नहीं है किसी नए चेहरे को सामने आने का। इस बीच राहुल गांधी अमेरिका में होते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार वो भी अमेरिका जाते हैं, वहां उनकी राहुल गांधी से मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद एक इंटरेस्टिंग लाइन डीके शिव कुमार बोलते हैं कि उनकी और राहुल गांधी, उनके नेता हैं, उनके बीच में क्या बात हुई ये मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन हो गया है, अब उनके सिद्धारमैया के खिलाफ कार्रवाई चलाई जाएगी, तो जाहिर तौर पर कर्नाटक कांग्रेस के अंदर उथल पुथल तो मचेगी। डीके शिव कुमार एक कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, सिद्धारमैया भी बड़े नेता हैं। दो बड़े नेताओं के बीच में कैसे कुर्सी को लेकर जंग छिड़ती है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तो मौजूदा जो हमारे सोर्सेज कांग्रेस में है उनका कहना है कि अभी चेहरा सीएम सिद्धारमैया के कुर्सी के ऊपर कोई खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में कैसे राजनीति रंग लेती है वो देखना होगा। अच्छा आशीष, मुझे ये बताइए कि फिलहाल हाईकोर्ट से तो झटका लग गया है सिद्धारमैया को, लेकिन अभी ऊपरी अदालत का कानूनी विकल्प क्या वो भी सिद्धारमैया की तरफ से आजमाया जा सकता है? जो कानून के जानकार हैं इसको लेकर वो क्या जानकारी दे रहे हैं? जाहिर तौर पे रोमाना, अभी सिंगल जज का फैसला है, ये कर्नाटक हाई कोर्ट के सिंगल जज का फैसला है। सिद्धारमैया के पास कानूनी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास जाहिर तौर पे वो ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे होंगे। उनके लीगल एडवाइज़र्स और लीगल एक्सपर्ट टीम जो है वो जाहिर तौर पे इस पूरे फैसले के खिलाफ या तो हायर बेंच या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करेंगे। हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी जस्ट फैसला आया है, फैसले की कॉपी आएगी, फैसले की कॉपी का अध्ययन हम भी करेंगे, उनकी लीगल टीम भी करेगी और उसके बाद हमें उम्मीद है कि सिद्धारमैया की टीम की तरफ से ज़रूर कोई ना कोई इस पर बयान आएगा। मुझे बताइए कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाली जमीन का मामला जो पत्नी को देने के आरोप सिद्धारमैया पर लगे हैं, इसमें अपने बचाव के लिए दलीलें अदालत के सामने क्या सिद्धारमैया के पक्ष की तरफ से रखी गई, ये बताइए जरा। जी
देखिए, सिद्धरमैया ने का हमेशा कहना है कि ये जो आवंटन है सिर्फ उनको नहीं हुआ, उनके अलावा कई ऐसे लोग थे, 50 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको ये आवंटन हुआ। आवंटन उनका कहना है, सिद्धरमैया का कहना है कि नियमों को पूरी तरीके से समझ कर रखा गया। हालांकि आरोप यह है कि इनकी जो ज़मीन जिसका अधिग्रहण मुडा ने किया था, मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया था, उसकी कीमत और उसकी क्वालिटी के हिसाब से बहुत ही कीमती या बेशकीमती ज़मीन सिद्धरमैया के परिवार को उनकी पत्नी के नाम पर अलॉटमेंट मुडा ने किया। लेकिन सिद्धरमैया बार बार कहते हैं कि उनके ज़मीन का अधिग्रहण हुआ, न सिर्फ उनकी ज़मीन के अधिग्रहण के बदले मुडा ने ज़मीन का आवंटन किया, बल्कि अन्य लोगों की ज़मीन के आवंटन के बदले भी मुडा ने अधिग्रहण के बदले मुडा ने आवंटन किया ज़मीनों का। तो सिर्फ उनका एक अकेला मामला नहीं है और पूरे नियम कानून की प्रक्रिया पूरी की गई थी मुडा के द्वारा और उसके बाद ये आवंटन हुआ है। उनका ये भी कहना है कि जिस समय ये आवंटन या पूरा मामला है उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं थे, वो मुख्यमंत्री नहीं थे, तो जाहिर तौर पे वो किसी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तीसरा बचाव उनका यह है कि इस पूरे आवंटन में उनका सीधा कोई रोल नहीं है, उनके नाम पे न ज़मीन है न उनके नाम पे आवंटन है, तो उनके ऊपर कार्रवाई या उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन करने का आदेश देना सही नहीं था और इन सारे मामलों को लेकर सिद्धरमैया कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचे थे। और उनके विरोध में जो दलीलें रखी गई, जिसको अदालत ने माना, जिसके बाद केस चलाने की इजाजत मिली है सिद्धरमैया के खिलाफ, उनके बारे में भी जरा बताइए। देखिए, दलील तो सिद्धरमैया ने अपने बचाव में दी, लेकिन जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जिनके जो मैसूर के आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जिनके पिटीशन के ऊपर गवर्नर ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला हुआ है। कम कीमत की ज़मीन के बदले बेशकीमती ज़मीन दी गई, प्राइम लोकेशन पे ज़मीन दी गई और जाहिर तौर पे इसमें कहीं ना कहीं सिद्धरमैया ने अपने पद का उस समय दुरुपयोग किया, उस पद के दुरुपयोग की वजह से उनके परिवार को ज़मीन आवंटन हुआ, ये उनके ऊपर एलिगेशन है। जाँच का विषय है, जांच होगी। अब जांच का रास्ता साफ हो गया है, जांच के बाद ये तय होगा कि क्या आवंटन में वाकई में घोटाला हुआ था। लेकिन ये तो तय है कि फैसला हाईकोर्ट के आने के बाद राज्य की राजनीति जरूर गर्म होगी। आप रहिए मेरे साथ, वो राजनीति जो गर्म हो रही है किस रूप में हो रही है, क्योंकि हमारे सहयोगी नीरज पांडे और उनके साथ इस समय बीजेपी के बड़े नेता शाहनवाज हुसैन साहब मौजूद है। जरा नीरज के पास ही लेकर चलते हैं दर्शकों को। नीरज, जरा शाहनवाज हुसैन साहब से समझिए कि ये जो सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलाने की इजाजत हाईकोर्ट ने दी है, अब इस पर बीजेपी का रिएक्शन। बिल्कुल, मैं आपसे बात करता हूं शहनवाज भाई से। शहनवाज जी, हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है कि अब सिद्धरमैया पर केस चलाया जा सकता है, क्योंकि वो हाई कोर्ट गए थे और रोक की मांग की थी कि मुख्यमंत्री पर केस नहीं चलाया जा सकता, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोई भी अपराध है उस मामले में किसी के खिलाफ भी केस चलाया जा सकता है और सिद्धरमैया के खिलाफ केस चलाने की इजाज़त हाई कोर्ट ने दे दी है। क्या कहेंगे? कब तक खैर मनाएंगे सिद्धरमैया? अब तो हाई कोर्ट में भी वो गए थे बचाव के लिए, फैसला आ गया है और इसमें पूरी तरह उनकी संलिप्तता थी, उसको संज्ञान लेकर ही फैसला आया है। चलेगा मुकदमा। अब नैतिक अधिकार ही नहीं है उनको सत्ता में रहने का। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, लैंड स्कैम में उनका नाम आ रहा है और केवल उन्हीं का नहीं, कई और ऐसे मसले हैं जिनमें खड़गे के ऊपर भाजपा ने आरोप लगाया कि खड़गे के परिवार के नाम पे कई ज़मीनें हैं। तो क्या आपको लगता है कांग्रेस की सरकार के दौरान ही कांग्रेस के तमाम लीडर्स के खिलाफ लैंड के स्कैम सामने आ रहे हैं? उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, जब भी कांग्रेस हुकूमत में रहती है वो सेवा के लिए नहीं आती है, वो मेवा के लिए सरकार में आती है। वो जब भी आती है तो स्कैम करती है। जो लैंड स्कैम वहाँ हुआ है इसकी चर्चा गांव-गांव में हर जगह है और इस मामले को लेकर वो हाई कोर्ट गए थे, वहाँ से राहत मिली नहीं है। अब उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अभी तो रास्ते खुले हैं, डबल बेंच में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। नहीं, वो रास्ते तो बहुत सारे खुले रहते हैं। रास्ते तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी खुले हुए थे और एक अदालत से दूसरी अदालत जा रहे थे, लेकिन एक नैतिकता के आधार पर क्या उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार है? क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी इस मसले को किस रूप में ले जाएगी? क्या जनता के बीच में आप लोग जाएंगे, जनता के बीच में प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे? क्योंकि अब तो मामला कोर्ट में चला गया, पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन चली गई, वो तो अलग विषय हो गया, लेकिन पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी इसे किस रूप में लेगी? नहीं, हम लोग शुरू से इसको कह रहे थे कि जो मुडा स्कैम हुआ है इसको लेकर जांच की बात हम कर रहे थे और हमने ही इसका पूरा दबाव बनाया था कि इस स्कैम में ये शामिल है।
जी। और अब तो बात आ गई है, वो हाईकोर्ट गए थे, अब हाईकोर्ट से उनको झटका मिला है जी। अब उनको इसको स्वीकार करना होगा और सत्ता में रहने का अब उनका कोई अधिकार बचा नहीं। जी नीरज आपका कोई सवाल हो तो बताएं, मेरी तरफ क्योंकि- से एक सवाल पूछ लीजिए, सीधे सीधे इस्तीफे की मांग करेंगे सिद्धारमैया से, शाहनवाज भाई से पूछिए जरा। शहनवाज भाई, रोमाना हमारी जो सीनियर एंकर हैं वो कह रही हैं कि क्या आप लोग सीधे तौर पर सिद्धरमैया का इस्तीफा मांगेंगे? नहीं, क्यों नहीं, उनको तो 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए, उनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये करीब 3000 करोड़ का ये मामला है, मोडा स्कैम कर्नाटक का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और इसमें उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जी। एक ही स्कैम नहीं है, कई स्कैम है, स्कैम पर स्कैम, यही तो कांग्रेस की पहचान है। जब सेंट्रल में थे तो लूट की छूट मिली हुई थी, और जब स्टेट में कहीं हुकूमत मिल जाती है तो वहां भी लूट की छूट ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया नीरज आपका, शाहनवाज हुसैन साहब से बातचीत करने के लिए। मैं सीधे दर्शकों को लेकर चलती हूँ, हमारे सहयोगी आशीष भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, जो मांग बीजेपी के बड़े नेता शाहनवाज हुसैन साहब अभी एबीपी न्यूज के कैमरे पर कर रहे थे, इस्तीफा दें सिद्धारमैया, यही मांग अब कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस मिलकर सड़क पर उतर सकते हैं क्या? इस्तीफे की मांग को लेकर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है कर्नाटक में विपक्ष की तरफ से? देखिए, जब से ये मामला पूरा सामने आया तब से बीजेपी जेडीएस के जो गठबंधन है कर्नाटक में, वो इस मामले पर अग्रेसिव रही है। यहाँ तक कि बैंगलोर से लेकर उन्होंने मैसूर तक की एक पदयात्रा भी निकाली थी जुलाई के महीने में। उस पदयात्रा में का मकसद यही था कि सरकार पर दबाव बनाई जाए और सरकार से के मुखिया के तौर पर सिद्धरमैया इस्तीफा दें। बीजेपी लगातार इस मामले में कहती आ रही है, आरोप लगा रही है कि करीब 3800 करोड़ रुपए का घोटाला है और इस मामले में सीएम के परिवार की सीधी संलिप्तता है, इसलिए सीएम के मुख्य के कुर्सी से उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब जाहिर तौर पे हाईकोर्ट का फैसला आया है तो ये मांग और जोर पकड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका आशीष, तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर मुश्किलें यहां से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के लिए बढ़ती हुई, हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी है। हालांकि अभी कानूनी विकल्प सिद्धरमैया के पास बाकी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दिन भर और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। नमस्कार, मैं हूं अवधेश। खबर दिन भर की शुरुआत करेंगे और खबर दिन भर की शुरुआत करते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बिहार के मंत्री अशोक चौधरी एक बार फिर से विवादों में है। अब सोशल मीडिया पर उनके एक पोस्ट ने हंगामा खड़ा कर दिया है। बड़ी खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब कर लिया है। नीतीश और अशोक चौधरी की मुलाकात हो रही है। अशोक चौधरी ने पोस्ट किया था जिसका एक हिस्सा यह था कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। 1-2 बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा तो फिर सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। ये पोस्ट किया अशोक चौधरी ने और उसके बाद अब इस पर सियासी बवाल मच गया है। नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब कर लिया है। देखिए, इससे पहले भी अशोक चौधरी के कई बयान चर्चा में रहे हैं जिन्हें विवादास्पद माना गया है। वैसे में एक बार फिर से एक और बयान अशोक चौधरी का पोस्ट में लिखा कि कोई नहीं समझे तो उसे समझाना छोड़ दीजिए। और फिर से इसी के साथ एक बार फिर से विवादों के घेरे में बिहार के मंत्री अशोक चौधरी, सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट किया जिसको लेकर हंगामा मचता नजर आया। नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को सीएम हाउस में तलब किया है, तो एक बार फिर से अपने बयान की वजह से चर्चा में अशोक चौधरी, और उन्होंने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद उन्हें तलब किया गया। दरअसल उन्होंने अपने बयान में टाइटल के साथ लिखा कि जो नहीं समझ रहे हैं उन्हें समझाना छोड़ दीजिए, बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। इस बयान के बाद उन्हें नीतीश कुमार ने तलब किया है। ये कोई पहला बयान अशोक चौधरी की तरफ से नहीं दिया गया जो विवादों के घेरे में। इससे पहले भी अशोक चौधरी के कई बयान चर्चा में रहे हैं। भूमिहारों को लेकर उनकी टिप्पणी हो या फिर जातिगत टिप्पणी उनकी तरफ से की गई हो, इसको लेकर इससे पहले भी अशोक चौधरी विवादों के घेरे में रहे हैं। और अब एक बार फिर से उनका एक बयान जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीएम हाउस में नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को तलब किया है। तो इस वक्त बड़ी खबर बिहार की सियासत से आ रही है और अशोक चौधरी जो कि अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं, एक बार फिर से उन्होंने बयान दे दिया है और इस बयान पर बवाल मच गया है क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें बुला लिया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या अशोक चौधरी की तरफ से मुख्यमंत्री को बताया जाता है, लेकिन जिस तरीके से लगातार वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं जिससे बवाल मच रहा है, एक बार फिर से उन्होंने जो सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है इसको लेकर सियासी तौर पर तमाम सवाल उठने लगे हैं।
अब देखिए, अशोक चौधरी के पोस्ट को लेकर जेडीयू में ही घमासान हो गया है। पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश को कोई नसीहत नहीं दे सकता, वो बहुत बड़े नेता हैं। तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल, क्या जेडीयू में इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से अशोक चौधरी की तरफ से इशारों में उम्र को लेकर तंज कसा गया, अब इसको लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी इन दिनों अपने बयानों को लेकर ही अपने पार्टी और अपने सरकार के लोगों पर निशाने पर आते हैं। अब उन्होंने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया एक्स पर, जिसके बाद सवाल ये कि आखिर क्यों उनको नसीहत देनी पड़ रही है अपने मुखिया को। दरअसल उन्होंने पोस्ट करते हुए ये कहा है कि बढ़ती उम्र के साथ छोड़ दीजिए। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी हैं नीरज कुमार। नीरज जी, क्या चल रहा है जेडीयू में? जनता दल यूनाइटेड है, तजुर्बा एक खास है जनता का कि नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, उम्र नहीं बोलता। हरिद्वार का हर की पौड़ी नहीं, सिमरिया का सिमरिया धाम देख लो, मेरिन ड्राइव देख लीजिए। 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रत्येक महीना में, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई, घर घर बिजली। नीतीश कुमार जी का काम बोलता है, जनता का तजुर्बे खास है ये। इसलिए कौन क्या किस रूप में छद्म भाषा का मैं जानकार नहीं हूं, मैं सीधा भाषा का जानकार हूं कि नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर कहा गया, नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर कहा गया। तकदीर में राजनीति से कोई पद पा सकता है, लेकिन सम्मान तो नीतीश कुमार जी नहीं पाया। बोल तो आरजेडी वाला लग रहा है। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि उम्र बढ़ गई नीतीश कुमार को, अब पार्टी में कोई नहीं पूछता। और अशोक चौधरी भी लिखते हैं, एक उम्र के बाद कोई आपको न पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कहे तो दिल पर मत लीजिए, छोड़ दीजिए। अब किसके बारे में कौन क्या बोलते हैं हम नहीं जानते हैं, वो अपना नजरिया उनका होगा। नीतीश कुमार जी के पीठ के पीछे कोई बोलता है? नीतीश कुमार जी के पीठ के पीछे तो काम बोलता है उनका। हर घर में बिजली जलती है, नीतीश कुमार का जयकारा लगाता है। घर से निकलता है, नीतीश कुमार जी का नाम लेता है कि कानून का राज है। नीतीश कुमार जी को जनता प्यार करती है, कोई लव करे या हेट करे, इग्नोर कैसे कर देगा? क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं ना। क्षमता, नीतीश कुमार जी के क्षमता पर कौन सवाल खड़ा कर देगा? पूरा देश में नीति आयोग की रिपोर्ट बताता है कि नीतीश कुमार जी ने काम क्या किया है। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद इस देश में समाजवादी कोई नेता है तो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। एक आखिरी सवाल है, पद के लिए सियासत होती है, कुर्सी हर किसी को चाहिए। पद पे अगर आप हैं, आपकी बात को नहीं सुना जा रहा, नहीं समझा जा रहा, उसे भी छोड़ने की बात फिर कही जा रही है और सेम आरोप विपक्ष भी लगाता है। पद किसके लिए? जनता के लिए ना, कि पद परिवार के लिए? राजनीति किसके लिए? जनता के लिए ना, कि परिवार के लिए? तो नीतीश कुमार जी तो उस भीड़ में अलग हैं। नीतीश कुमार जी पद के लिए नहीं जाने जाते हैं, जनता के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए, प्रवक्ता नीरज कुमार वो साफ तौर से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो क्षमता है उस पर कोई सवाल खड़े ही नहीं कर सकता। इन सब बीच बड़ा अपडेट यह है कि नीतीश कुमार और अशोक चौधरी की मुलाकात जो चल रही थी 1.5 घंटे से, वो खत्म हो गई है। अशोक चौधरी की मुलाकात जो हुई, मीडिया से उन्होंने इसके बाद दूरी बना ली है। तो ये इस वक्त का अपडेट है। नीतीश कुमार ने बुलाया था क्योंकि माना जा रहा है कि अशोक चौधरी ने जो पोस्ट लिखा नीतीश कुमार की उम्र को लेकर उन्होंने निशाना साधा था, तमाम जो सवाल उठाए थे उसको लेकर बुलाए गए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आर्यन आनंद फोन लाइन पर मौजूद है। आर्यन, मीटिंग के लिए बुलाया गया था अशोक चौधरी को और मीटिंग खत्म भी हो चुकी है, क्या कुछ पता चला अंदर खाने की मीटिंग में क्या हुआ, क्या फटकार लगाई गई अशोक चौधरी को? बिहार में सवाल ये पूछे जाने लगे कि आखिर अशोक चौधरी ने ऐसा पोस्ट किया क्यों, और जैसे ही ये पोस्ट सुर्खियों में है उसके बाद उन्हें सीएम आवास से तलब किया गया और अंदर जब अशोक चौधरी पहुंचे तो तकरीबन दोनों नेताओं ने 1.5 घंटे तक बातचीत की है। और इस बातचीत में निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी से कई सवाल पूछे होंगे और इन सवालों में ये कि आखिर ये पोस्ट किया क्यों गया है। आप अगर देखें तो 2-3 हफ्ते पहले की बात है जब अशोक चौधरी जहानाबाद गए थे और वहां पर
उन्होंने एक विशेष जाति भूमिहार को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद उनके ही पार्टी ने उनसे किनारा कर बिल्कुल दिया था। आर्यन, ऐसा पहले भी हम बता रहे हैं कि ये कोई पहला बयान नहीं है, पहले भी इस तरीके के कई बयान अशोक चौधरी की तरफ से दिए गए, जिसके बाद अब वो विवादों के घेरे में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका आर्यन। और चलिए आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, योगी सरकार ने नया आदेश जारी किया है। खाने पीने की दुकानों पर नाम जरूरी है, मालिक और मैनेजर का नेम प्लेट लगा होना जरूरी है। गंदी चीजों की मिलावट पर योगी सरकार की ये सख्त कार्रवाई, और कहा कि अगर मिलावट हुई तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होटल में सफाई मानकों का पालन करना जरूरी है। तो योगी सरकार की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया। खाने पीने की दुकानों पर नाम लिखा होना जरूरी है, मालिक का, मैनेजर का नेम प्लेट होना जरूरी है। और हमारे सहयोगी वीरेश जुड़ गए। वीरेश, जिस तरीके से तमाम वीडियोस इस बीच में आए, तरह तरह से गंदगी खाने पीने की चीजों में मिलाई गई, ये जो आदेश योगी सरकार ने दिया है, ये उस आदेश से कितना अलग है जब कांवड़ रूट पर भी नाम लिखने की बात कही गई थी, और कैसे इसको लागू किया जाएगा प्रदेश में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि उससे बहुत कुछ अलग नहीं है, चूंकि वो कांवड़ मार्ग पर जब फैसला किया गया था योगी सरकार के द्वारा, तो उस वक्त बहुत ही राजनीतिक रूप से इसे तूल दिया गया था। लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई हैं, गाजियाबाद में वो घटना आई, नंद किशोर गुर्जर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने लोनी में आंदोलन खड़ा कर दिया, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, और कई ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री, उन्होंने नाराजगी जाहिर की। ऐसे में मुख्यमंत्री ने यह सख्त कदम उठाया है, और इस बार का जो कदम है मुख्यमंत्री पीछे नहीं लेने वाले हैं। जो टॉप सोर्सेज से मुझे जानकारी है, मैंने उनसे बात की कि कांवड़ यात्रा के दरमियान जब इस तरह के फैसले किए गए थे, उस वक्त जो सरकार है उसको बैकफुट पे आना पड़ा था, और हाईकमान के कहने पर और तमाम संगठन के लोगों के द्वारा कहने पर योगी आदित्यनाथ ने अपने फैसले को पीछे लिया था। तो टॉप सोर्सेज का कहना है, उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो फैसला किया है वो समझबूझ कर किया है, दृढ़ निश्चय के साथ किया है, और इस बार का जो फैसला है वो अटल है, नहीं बदला जाएगा। और ये जो खान पान की चीजों में मिलावट को लेकर आरोप लग रहा था, इसे हम तिरुपति के प्रसादम से जोड़कर देख सकते हैं, इसे मथुरा वृंदावन में जो डिंपल यादव ने आवाज बुलंद की थी उससे जोड़कर देख सकते हैं। उनके खुद के सांसद, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की अयोध्या और काशी विश्वनाथ की जो मांग रही है खाद्य पदार्थों को लेकर, उनका ये कहना कि जो यूपी का खाद्यान्न विभाग है वो लावारिस है और भगवान भरोसे चल रहा है। तो इन सभी आरोपों प्रत्यारोपों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कड़ा और बड़ा फैसला है, और इससे पीछे हटने वाले नहीं है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर फैसले की हम बात करें तो उनका कहना है कि शेफ हो या वेटर लगाना होगा मास्क और ग्लव्स, होटल रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना भी जरूरी होगा, खान पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा। तो ये तो कांवड़ यात्रा के दरमियान भी कहा गया था कि संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम होना चाहिए। जिस तरीके से पहले भी हमने देखा बड़ा फैसला, हालांकि उस वक्त पर बैकफुट पर आना पड़ा, लेकिन इस बार हो सकता है कि सरकार इस फैसले को वापस ना ले। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।